फाइन स्टूडेंट, क्लास नंबर 19 इंडियन पॉलिटी। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का हम लोग सीरीज़ देख रहे हैं और फर्स्ट लेक्चर हो चुका है क्लास नंबर 18 में, और ये हम लोग सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 जो कि पार्ट 1 में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो देख सकते हो, जैसे फर्स्ट वन, यूनियन ऑफ स्टेट्स, करेक्ट। आर्टिकल 1 क्या है कि इंडिया डैट इज़ अ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखो यहाँ पे केवल स्टेट्स का जिक्र आ रहा है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स एक कॉन्सेप्ट ये, और इंडिया टेरिटरी ऑफ इंडिया दो अलग चीज है, बोथ आर डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है देखो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। आर्टिकल 1 को ही हम लोग देख रहे हैं कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं। अभी कितने स्टेट्स हैं भारत में? 28 स्टेट्स। नंबर 2 देखो, यूटी, यूनियन टेरिटरीज। कितने यूनियन टेरिटरीज है भारत में? 8 है, करेक्ट। वो भी आज हम लोग बात करेंगे फिर से उसके बारे में और डिटेल फॉर्म में। एंड नंबर 3 दैट इज अ टेरिटरीज दैट मे बी अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, हाँ, जिसको मिला हो भारत में, मतलब भारत को, भारत सरकार को कभी भी मिला हो। जैसे देखो सिक्किम मिला ना एज एसोसिएट स्टेट, हाँ। उसी तरह देखोगे पौडीचेरी जो फ्रेंच पोजीशन था वो मिला कि नहीं मिला। दमन और दीव वो भी मिला कि नहीं मिला। हाँ, वो अलग बात है कि वो यूटी बन गया और वो फिर स्टेट में भी कई प्रमोट हो गए। जैसे गोवा देखो, गोवा यूटी बना, उसका फिर स्टेट बना। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब ये ब्रॉडर टॉपिक है। टेरिटरी ऑफ इंडिया ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू यूनियन ऑफ स्टेट्स। बच्चे लोग कान खोल के सुनना अच्छे से। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब केवल राज्य, केवल राज्य। राज्य कितना है? 28 राज्य है। बट जब टेरिटरी ऑफ इंडिया का बात करेंगे तो राज्य भी और यूटी भी, और वो भी लैंड जो भारत सरकार को मिला है कोई भी टाइम में, अपने जर्नी में कोई भी टाइम में मिला है तो वो भी, हाँ, जो भी मिला है या तो वो स्टेट बन गया या फिर यूटी बन गया या फिर दूसरे राज्य के साथ वो ज्वाइन हो गया। यही हो सकता है 3 केस, समझ गए ना? हाँ। तो यहाँ पे देखो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यूनियन ऑफ स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ स्टेट या यूनियन ऑफ इंडिया, इसको ऐसे कहा जाए, यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया दोनों के बीच में अंतर है। टेरिटरी ऑफ इंडिया ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, उसमें यूटीज भी आते हैं और उसमें वो भी लैंड आएगा जो भारत सरकार को मिला है ड्यूरिंग इट्स जर्नी। तो यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट, द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात है ना? फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है, और फर्स्ट शेड्यूल में तुम्हारा सब बताएगा। पार्ट 1 का जो आर्टिकल 1 है और आर्टिकल 4 है, दोनों ही मेंशन है वहाँ पे। आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 मेंशन है, 2 आर्टिकल मेंशन है फर्स्ट शेड्यूल में। पार्ट 1 में क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि पार्ट और शेड्यूल में अंतर है। पार्ट में कंटिन्यूएशन होगा आर्टिकल का, राइट फ्रॉम आर्टिकल 1, 2, 3, 4, ये पार्ट 1 में दिया गया है। मगर जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया उसमें आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 दिया गया है। तो आर्टिकल 2 नहीं है वहाँ, ना ही आर्टिकल 3 है फर्स्ट शेड्यूल में। आया समझ में? तो बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान दोगे, क्या बोल रहे हैं हम? द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो नाम है राज्य का और जो यूटीज का जो नाम है वो पूरी तरीके से दिया गया है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आया समझ में? हाँ, ये जो नोट्स है थोड़ा ओल्ड एडिशन है तो इसको ठीक करना जरूरी है। एट प्रेजेंट कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य हैं, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लोगे तुम लोग, क्योंकि ओल्ड एडिशन वाला ये नोट्स है। 28 स्टेट्स है और 8 यूटीज हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भी कभी स्टेट हुआ करता था। हम जानते हैं विद्यार्थी लोग, यहाँ पे ध्यान दोगे अच्छे से, यहाँ पे ध्यान दो कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। याद करो, अगस्त 2019 को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का, उसको डिग्रेड करके यूटी बनाया गया। तो जम्मू एंड कश्मीर को पहले बाइफरकेट किया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में, और दोनों को ही यूटी बनाया गया। तो 2 यूटी बढ़ा, 2 यूटी बढ़ गया। अब समझो, और ये जो लागू हुआ है
ये 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ है कि 2 राज्य होगा, 2 यूटी होगा, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एंड योर लद्दाख। और 31 अक्टूबर को ही क्यों चुना गया? लॉ तो पास हो गया अगस्त में ही। 31 अक्टूबर को इसलिए चुना गया ताकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बर्थ एनिवर्सरी है उसे वो मैच हो सके, क्योंकि लोह पुरुष हैं, हमारे कंट्री के आयरन मैन हैं, उनको वो ट्रिब्यूट देने के लिए 31 अक्टूबर 2019 को चुना गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो रिसेंट में ही हम लोग बनाए हैं अभी। तो ये हो गया। चलो, और इसमें कुछ और मुझे बताना है इसमें। तो 28 स्टेट समझ गए, 29 से 28 हो गया। हाँ, उससे पहले यूटी 7 ही यूटी था। अब देखो 7 यूटी में, तो यूटी देखो याद करो बच्चे लोग, क्या क्या यूटी है हमारे पास। यदि यूटी याद करोगे तो यहाँ पे मैंने दिया है, देखो मैंने पेज इसमें अटैच किया है अलग से। यदि देखोगे नीचे जाओगे बच्चे लोग, है ना, यू विल गेट पिक्चर ऑफ यूटीज ऑल्सो। कितना नंबर में है? अच्छा, ओके, अच्छा, इसमें कहीं दूसरी जगह पे चला गया वो। एनीवे, कोई बात नहीं है, आराम से याद कर लोगे उसको, ऐसे याद कर सकते हो। देखो मेन पॉइंट इसमें क्या है कि दादरा और नगर हवेली, ठीक है, दमन और दीव, ठीक है, दमन और दीव जो है पहले एक यूटी था, दोनों मिला के एक यूटी था। दीव तो जानते हो गुजरात के नीचे है दीव, और दमन महाराष्ट्र साइड में है, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र साइड में, इस साइड में है, महाराष्ट्र साइड में तुमको दिखेगा। और दादरा और नगर हवेली भी उसी साइड है। तो 2020 में, आई रिपीट 2020 में, ये सभी चारों को एक साथ करके एक यूटी बना दिया गया, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली। तो देखो जो 7 था वो 6 हो गया ना, और उधर जम्मू एंड कश्मीर को 2 भाग में तोड़े तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 हो गया, तो टोटल कितना यूनियन टेरिटरीज हो गया? 8 हो गया। तो लक्षद्वीप, यदि मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहूँ तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पडिचेरी, ठीक है, पडिचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, ठीक है, दादरा नगर हवेली और दादरा नगर हवेली, दमन और दीव 6 हो गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड योर लद्दाख 8 हो गए ना यूटी। तो इसको ठीक कर लेना है बच्चे लोग को, इसको सही कर लेना है। हाँ, द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू द स्टेट्स आर एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट। देखो संविधान में जो भी प्रोविजन दिया गया उस सभी राज्य के लिए, हाँ, सभी राज्य के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। अब तो देखो इसमें क्या लिखा गया, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट ये भी लाइन अब खत्म हो गया, क्योंकि 2019 में जब लॉ लाया गया और आर्टिकल 370 का प्रोविजन को नलीफाई कर दिया गया, तो आर्टिकल 370 तो है ही नहीं अब कश्मीर के लिए, जो स्पेशल प्रोविजन देता था कश्मीर को, क्योंकि वहाँ पे अपना संविधान हो सकता है। अब वहाँ पे अपना संविधान नहीं हो सकता, अब वो भी इंटीग्रल पार्ट है, भारत का अंग है। तो भारत का अंग है तो जो संविधान, जो भारत का संविधान है उसके हिसाब से ही फॉलो करना होगा उसको। इसलिए ये लाइन को भी तुम काट सकते हो, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर अब ये वैलिड नहीं रहा, क्योंकि ये ओल्ड एडिशन का नोट्स सही है। तो इसलिए कह सकते हो कि जो प्रोविजन है भारत का संविधान का वो सभी राज्य पे अप्लाइड होगा। हाँ, मगर स्पेशल प्रोविजन तो दिया ही गया है। आर्टिकल 371 देखोगे तो कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी मिला है, और कुछ तुम्हारा जो बीच का जो स्टेट, जैसे महाराष्ट्र का कुछ जगह, गुजरात का कुछ जगह, समझे ना, आंध्र प्रदेश का कुछ जगह, तेलंगाना का कुछ जगह, कनाडा का कुछ जगह, गोवा का कुछ जगह, उसको स्पेशल प्रोविजन मिला है। मगर नॉर्थ ईस्ट को तो पूरी तरीके से स्पेशल प्रोविजन है। तो ये हम जानते हैं कि ये पार्ट 21 में दिया गया है, अंडर पार्ट 21 कुछ राज्य को, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको स्पेशल प्रोविजन भी मिला है। एट द सेम टाइम 5th और 6th शेड्यूल भी है, और 5th और 6th शेड्यूल में बताया गया ना बच्चे लोग, जो, हाँ बिल्कुल, जो शेड्यूल एरियाज, जो ट्राइबल एरियाज, वहाँ पे किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन हो। और जहाँ तक सवाल है नॉर्थ ईस्ट का, तो नॉर्थ ईस्ट में जानते हो कि जो 5th शेड्यूल में कवर नहीं हुआ वो 6th शेड्यूल में कवर हो जाएगा, है ना। तो जो 6th शेड्यूल में कवर हो जाएगा उसमें नॉर्थ ईस्ट का 4 राज्य है, ठीक है। तो वहाँ पे गवर्नर को स्पेशल पावर दिया गया है फॉर डेजिग्नेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, और वहाँ पे गवर्नेंस के लिए गवर्नर को स्पेशल पावर मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कैसे ट्राइबल एरियाज में, शेड्यूल एरियाज में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो। और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का मैं बात करूँ, 6th शेड्यूल का बात करूँ, तो वहाँ पे गवर्नर को स्पेशल पावर है। बात समझे ना। तो इस स्क्रीन में हम लोग, या इस पेज में हम लोग क्या समझ पाए कि जो नाम है, राज्य का जो नाम है, जो यूटीज का नाम है,
वो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया भारत के संविधान में, और उस रूप में देखोगे तो 28 राज्य है और 8 यूटीज़ है करेक्ट करने के बाद। और संविधान का जितना भी प्रोविजंस है सभी राज्य पे लागू होगा। हाँ कहोगे सर यूटी का क्यों नहीं आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यूटी सेंटर के अंदर है तो सेंटर के पास वो पावर है, सेंटर तो ऑब्वियसली अप्लाई करेगा ही करेगा यूटी के ऊपर, समझ गए ना। एट द सेम टाइम हमारे संविधान में पार्ट 21 भी है जो कि स्पेशल बनाया गया है स्पेशल प्रोविजंस के लिए बहुत सारे राज्य को, और उसके बाद 5th और 6th शेड्यूल भी है, ये भी एक स्पेशल प्रोविजन है शेड्यूल एरियाज़ और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ के लिए, जहाँ पे गवर्नर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया जाता है स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, वही 6 शेड्यूल्स के लिए। अब यहाँ पे देखोगे, हाँ यहीं से बात शुरू होगा। देखो नोटेबली टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ अ वाइडर एक्सप्रेशन, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार कि टेरिटरी ऑफ इंडिया वो बड़ा कॉन्सेप्ट है एज़ कम्पेयर टू यूनियन ऑफ इंडिया से। क्यों? क्योंकि जो यूनियन ऑफ इंडिया है यानी कि जो लेटर है वो केवल स्टेट को रखता है। यूनियन ऑफ इंडिया में कहूँ तो 28 स्टेट ही आएगा, हमारा कंट्री और 28 स्टेट, यानी कि 28 स्टेट से जो भी कंट्री बना डेट्स कॉल्ड यूनियन ऑफ इंडिया। बट जो फॉर्मर वर्ड है टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि केवल उसमें स्टेट्स ही नहीं है, उसमें यूटीज़ भी है, और वो हर टेरिटरीज होता है, वो हर टेरिटरीज हो सकता है जो भारत सरकार को मिला हो या मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी फ्यूचर टाइम, आने वाले समय में भी तो मिल सकता है। पहले मिला है, देखो पहले जो मिला है वो तो यूटी बन गया या फिर वो राज्य भी बन गया, जैसे गोवा देखो ना, गोवा को पहले यूटी मिला फिर उसको राज्य मिला। हो सकता है फ्यूचर में भी, फ्यूचर में हो सकता है कुछ लैंड मिल जाए हमें, जैसे बांग्लादेश के साथ इनक्लेव्स एक्सचेंज हुआ ना, तो कुछ हमारा लैंड उस तरफ गया, 100+ इनक्लेव्स उधर गया और 50+ इनक्लेव्स इधर आया, तो हमको फ्यूचर में ही मिला ना, तो दैट 50+ इनक्लेव्स ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो क्या बोलेंगे टेरिटरी ऑफ इंडिया कहेंगे उसको। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है कि वो फ्यूचर में भी जो हमको मिलेगा वो भी हिस्सा हो, यानी कि भारत का जो सॉवरेनिटी जहाँ जहाँ तक एक्सटेंड होगा उसको हम टेरिटरी ऑफ इंडिया कहेंगे। बट यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब क्या, केवल राज्य है, कम्बिनेशन ऑफ राज्य, यानी कि 28 स्टेट है। कोई भी यूनियन ऑफ इंडिया कहेगा तो 28 स्टेट दिखना चाहिए स्टूडेंट्स को। जब बात आएगा टेरिटरी ऑफ इंडिया तो 28 स्टेट प्लस 8 यूटी, और फ्यूचर में जो मिलने वाला है हमारा टेरिटरी वो भी इंक्लूडेड होगा उसके अंदर। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड योर यूनियन ऑफ इंडिया, समझ गए ना। स्टेट देखो आखिर हम क्यों यूनियन ऑफ स्टेट और टेरिटरी ऑफ इंडिया को अलग करके देखते हैं, तो इसका रीजन देखो, जो स्टेट्स है वो मेंबर है फेडरल सिस्टम का, क्योंकि वो भी डुअल पॉलिटी को एंजॉय कर रहा है, सही बात है कि नहीं है। वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सर्वोपरि है, जो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे इससे पहले, हाँ पिछले क्लास में जो हम लोग कवर किए थे। स्टेट क्या है, मेंबर है फेडरल स्टेट का, और वो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है पावर से, और उसको भी कहाँ से पावर मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिल रहा है। जबकि यूटीज और जो भी टेरिटरीज जो कि मिलेगा फ्यूचर में या जो मिल चुका है वो क्या है कि डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल करते हैं। यूटी को सेंट्रल डायरेक्ट कंट्रोल करती है ना इंडियन टेरिटरीज को, तो इसलिए हम लोग उसमें यूनियन ऑफ इंडिया में उसको नहीं रखते हैं, उसको टेरिटरी ऑफ इंडिया में रखते हैं। तो यूनियन टेरिटरीज एंड द एक्वायर्ड टेरिटरीज ऑन द अदर हैंड आर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि मान लो कोई भी टेरिटरी मिला, जैसे एग्जाम्पल देखो ना, गोवा मिला तो गोवा तुरंत स्टेट थोड़ी बन गया, यूटी बना। यूटी बनने का मतलब क्या है कि यूनियन के अंदर डायरेक्ट आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्ट आ जाएगा, एलजी अपॉइंट करेगा सरकार, तो एलजी के हिसाब से रन करेगा वहाँ पे। जैसे दिल्ली देखो, दिल्ली में भी एलजी है कि नहीं है, पौडीचेरी देखो वहाँ पे भी एलजी है कि नहीं है, हर जगह ही एलजी होगा। हाँ यहाँ पे जरूर मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे कंट्री में 8 यूटीज़ हैं, बट जहाँ तक सवाल है लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो 2 ही लेजिस्लेटिव असेंबली और एक बहाल होने जा रहा है तुम्हारे जम्मू एंड कश्मीर में भी, ठीक है, उस प्रोसेस में हम लोग बढ़ चुके हैं। तो 2 हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है यूटी का, जो कि अपने आप में पीपुलर फीचर्स है। बाकी देखोगे तो बाकी किसी भी यूटी के पास अपना लेजिस्लेटिव विंग नहीं है, बात समझे, ना ही एग्जीक्यूटिव विंग है। जैसे पौडीचेरी देखो, पौडीचेरी में लेजिस्लेटिव विंग भी है, एग्जीक्यूटिव विंग भी है। हाँ एलजी ऊपर से अपॉइंट करके जाएगा, जस्ट लाइक देखो दिल्ली में भी ऐसा ही है। हाँ दिल्ली का और खास है, दिल्ली में जो पावर दिया गया है चाहे लेजिस्लेटिव विंग और चाहे तुम्हारा एग्जीक्यूटिव विंग को, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्ट है, उसके लिए अमेंडमेंट किया गया संविधान में। मगर जो पौडीचेरी के लिए दिया गया है उसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ, वो लेजिस्लेशन से आया है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेटअप ऑफ पौडीचेरी एंड योर दिल्ली, समझ गए ना। यहाँ पे देखोगे तो बीइंग ए सॉवरेन स्टेट, इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल लॉ। सही बात है, हम सॉवरेन स्टेट है, हम अपना डिसीजन स्वयं ले सकते हैं। हाँ इंटरनली और एक्सटर्नली कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा हमारे डिसीजन मेकिंग में,
बिकॉज वी आर सॉवरेन स्टेट। तो इसलिए बच्चे लोग, चूंकि भारत सॉवरेन स्टेट है तो भारत फॉरेन टेरिटरीज को अक्वायर कर सकता है जो भी इंटरनेशनल तरीका है, ठीक है, जो भी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से तरीका है। जैसे सिसेशन, जैसे आपने ट्रीटी साइन किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन किए थे कि नहीं किए थे हम लोग? हाँ, शुरू में जब भारत आज़ाद हुआ था तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन हुआ था, जहाँ पे माउंटबेटन ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ट्रीटी करके, परचेज करके, खरीद के भी कर सकते हैं, गिफ्ट के रूप में भी हमें दे सकता है, लीज में भी दे सकते हैं, या प्लेबिसाइड भी हो सकता है। जूनागढ़ में हम लोग प्लेबिसाइड किए थे कि नहीं किए थे? या ऑक्यूपेशन करके भी हो सकता है, या कन्क्वेस्ट करके भी हो सकता है, या सब्जुगेशन यानी कि झुका के भी हो सकता है कि उसने क्या किया कि चलो हम इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसने सब्जुगेट मतलब इंडिया सब्जुगेट किया और वो मान भी लिया। तो जो भी इंटरनेशनल मीन्स है, जो भी तरीका है इंटरनेशनली, वो सभी तरीके से भारत फॉरेन टेरिटरी को अक्वायर कर सकता है। समझ गए ना? उसी रूप में देखो भारत ने इस चीज़ का यूज़ भी किया है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इंडिया को बहुत सारे फॉरेन टेरिटरीज मिले, जैसे दादरा नगर हवेली मिला, गोवा मिला, दमन और दीव मिला, समझे ना, पौडीचेरी मिला, हाँ पौडीचेरी, अभी पौडीचेरी कहेंगे, उस समय पंडीचेरी कहते थे हम लोग। सिक्किम मिला, सिक्किम एसोसिएट स्टेट के रूप में मिला ना भारत को, और फिर उसके बाद फुल फ्लेज स्टेट भी बना इंडिया का। तो ये सब फॉरेन टेरिटरीज हैं जो कि इंडिया को किसी न किसी टाइम में मिला है। क्यों? क्योंकि इंडिया सॉवरेन स्टेट है और कोई राज्य इंडिया में आके विलीन हो सकता है, समझे ना। और फिर हम चाहे तो हम इंटरनेशनल, हम लोग अपने मिलिट्री एफर्ट से भी ले सकते हैं जब हमें लगे कि वो हमारा एरिया है। जैसे हमने लिया ना गोवा सबको, दमन और दीव सबको, वहाँ पे हमने मिलिट्री ऑपरेशन पोलो यूज़ किया था, देखो हैदराबाद के लिए, ऑपरेशन विजय यूज़ किया था हमने गोवा के लिए। तो इसलिए बच्चे लोग हमें ये चीज़ को ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ को फिर से समझना चाहिए कि जो एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ इंडिया है वो अलग है टेरिटरी ऑफ इंडिया से। यूनियन का मतलब केवल राज्य, हाँ, जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को एंजॉय करेगा, जहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज़ द यूनियन ऑफ इंडिया। वही टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या हो जाएगा? टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब इंटायर टेरिटोरियल एक्सटेंड, यानी कि भारत कहाँ तक फैला हुआ है। तो भारत केवल राज्य तक तो नहीं फैला हुआ है, भारत यूटी तक भी फैला हुआ है, जहाँ तहाँ तक उसका सॉवरेनिटी एक्सरसाइज हो सकता है। दैट इज कॉल्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो देखो डेफिनेशन फिर से देखना है तुम लोग को। टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स इंटायर टेरिटोरियल एक्सटेंड ओवर विच द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया एक्सटेंड। दस द फ्रेज ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स बिसाइड दिस, स्टेट तो रहेगा ही रहेगा, उसमें यूटीज भी रहेंगे और वो टेरिटरीज भी हो सकते हैं जो इंडिया ने एक्वायर्ड किया या फ्यूचर में एक्वायर्ड करेगा। समझ गए ना? दैट इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया दो अलग कॉन्सेप्ट है, दो अलग चीज़ है। हाँ, कह सकते हो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर ही यूनियन ऑफ इंडिया भी आ जाएगा। टेरिटरी ऑफ इंडिया का एक हिस्सा है यूनियन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखो, बिल्कुल मैं यही ढूंढ रहा था उस समय, मुझे मिला नहीं, बट मैं यहाँ पे देखना चाहता। देखो ओल्ड एडिशन में यही लिखा गया है कि इंडियन टेरिटरीज क्या है? 7 था। हाँ, उस समय 7 ही था, मैंने बताया कैसे 8 बना है। तो दिल्ली देखोगे बच्चे लोग, दिल्ली देखोगे तो दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजंस है, आर्टिकल 239 AA है और आर्टिकल 239 AB भी है, AB, समझे। ये दोनों ही आर्टिकल इसके लिए, दिल्ली के लिए, ताकि वहाँ पे लेजिस्लेटिव विंग बन सके। वहाँ पे है ना अपना ही तुमको वहाँ पे विधानसभा दिखेगा। दिल्ली फर्स्ट यूटी, अंडमान निकोबार देखोगे बच्चे लोग स्क्रीन पे, लक्षद्वीप देखोगे, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दोनों को एक कर दिया गया 2020 में। हाँ, दोनों को ज्वाइन कर दिया गया, समझ गए, दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। पौडीचेरी, अब पौडीचेरी कहोगे उसको, पौडीचेरी नहीं, पौडीचेरी कहोगे, चंडीगढ़ हो गया, और अब क्या है? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ऑल्सो। हो सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर आने वाले समय में एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिल जाए उसको फिर, ठीक है, क्योंकि विधानसभा वहाँ पे लागू ही करने जा रहे हैं अब हम लोग। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो पौडीचेरी का जो यूनियन टेरिटोरी है उसके लिए पार्लियामेंट ने देखो पौडीचेरी एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट बनाया, लेजिस्लेशन बनाया ना जी, देखो वहाँ पे लेजिस्लेशन बना है, यानी कि पौडीचेरी के लिए कि स्पेशल लेजिस्लेशन बना है। हाँ, देख सकते हो, पौडीचेरी एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962 बना है, और उसके अंदर देखो आर्टिकल 239A है जो कि देता है कि वहाँ पे भी लेजिस्लेशन बन सकता है पौडीचेरी में। बट जब देखोगे नीचे देखोगे फॉर योर दिल्ली, तो दिल्ली में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्ट है, उसके लिए एक्ट नहीं बना है बच्चे लोग, वहाँ पे देखो उसके लिए एक्ट नहीं बना है, उसके लिए डायरेक्ट न्यू आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं। तो आर्टिकल 239AA और आर्टिकल 239AB, ठीक है, 1992 में लाया गया, अमेंड करके लाया गया है, समझ गए ना। तो विच हैज़ बीन नेम्ड एज NCT, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, जो इंडिया का है, ठीक है। उसके लिए देखो पर्टिकुलर एक आर्टिकल आया ना जी, ये 2 आर्टिकल तो दिल्ली से रिलेटेड है, मगर ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 339AA जो है वो स्पेशली NCT के लिए, दिल्ली के लिए लाया गया। तो इसलिए दिल्ली का जो सेटअप है वो पौडीचेरी से डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि पौडीचेरी में जो लेजिस्लेटिव विंग बहाल किया गया, वहाँ पे बनाया गया है, वो लेजिस्लेशन के थ्रू बनाया गया है, वो लेजिस्लेशन के थ्रू बनाया गया। बट
जो दिल्ली में बनाया गया वो कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्ट करके बनाया गया, यानी कि संविधान में संशोधन करके वहाँ पे लेजिस्लेटिव विंग या वहाँ का मिनिस्ट्री, दिल्ली का मिनिस्ट्री बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए ना। हाँ। रेस्ट ऑफ द, अब बाकी छोड़, दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़ दो, तो बाकी जितने भी यूटीज हैं, हाँ इनफैक्ट ये भी, अब तो खैर जम्मू एंड कश्मीर का सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट होने जा रहा है, ठीक है ना, ये न्यू डेवलपमेंट है। तो बाकी जितने भी यूटीज देखोगे सब सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज है, प्रेसिडेंट कर रहे होते हैं, और प्रेसिडेंट अपना बिहाफ में चुनते हैं ना किसी को, जिसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो एडमिनिस्ट्रेटर है। तो जितना भी तुम देखोगे, जितने भी यूटीज देखोगे, चाहे जहाँ पे विधानसभा ही क्यों ना हो, जैसे पुडुचेरी और दिल्ली, वहाँ पे भी तुमको एलजी नजर आएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर नजर आएंगे, जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट चुनते हैं उसको, ठीक है ना। और प्रेसिडेंट के बिहाफ में गुड गवर्नेंस वो कर रहे होते हैं। एलजी डायरेक्ट सबमिट करता है रिपोर्ट प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट को सब करने का मतलब क्या है कि केंद्र सरकार को, क्योंकि प्रेसिडेंट भी अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है, प्रेसिडेंट भी पावर इंजॉय करता है, कुछ भी पूछता है, एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाई पीएम्स। तो एनी टेरिटरी विच मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया, हाँ चाहे वो ट्रीटी से किया हो, चाहे कन्क्वेस्ट करके किया हो, बिल्कुल वो भारत का हिस्सा हो जाएगा। और यहीं पे मुझे याद आता है सिक्किम का। तो सिक्किम का मैं बहुत ही पिक्यूलियर चीज़ बताना चाहता हूँ स्टूडेंट। सिक्किम अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इनोवेशन है भारत के लिए कि कैसे सिक्किम को डाला गया। तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1974 में, ठीक है। 1974 में 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। बच्चे लोग लिखते रहोगे, ये काम आएगा। तो उसके वजह से सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। एसोसिएट, पहले कभी कॉन्सेप्ट था ही नहीं एसोसिएट स्टेट का, जो कि आने वाले समय में पढ़ोगे भी, यूनियन टेरिटरी में फिर बताएंगे इस चीज़ को एक बार और, कि 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1974 में सिक्किम को क्या बनाया गया, एसोसिएट स्टेट बनाया गया। क्योंकि वहाँ का जो लेजिस्लेचर था, यानी कि जो पीपल थे, वो चाहते थे कि वो हिस्सा बने भारत का। तो ठीक है, हमने 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया 1974 में। उसके बाद फिर हम लोग 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1975 में हमने एसोसिएट स्टेट वाला कॉन्सेप्ट को ख़त्म करके फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दे दिया सिक्किम को। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी बात थी कि कैसे आर्टिकल 2 को यूज़ किया गया। सिक्किम का सबसे खास बात यह कि आर्टिकल 2 को बहुत अलग तरीके से यूज़ किया गया सिक्किम के केस में, और उसके लिए एक पर्टिकुलर आर्टिकल डाला गया था, आर्टिकल 2A। मैं बाद में जैसे 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, जैसे सिक्किम फुल फ्लेज स्टेट बन गया, तो आर्टिकल 2A को फिर रिबिल्ड कर दिया गया, हटा दिया गया उसको। हाँ, वो आपके पार्ट में रहेगा, वो रिबिल्ड हो गया तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, हम समझ गए। हाँ, इसी तरह एग्जाम्पल देखोगे, फ्रेंच सेटलमेंट था ना पुडुचेरी में, कराकल, माहे, यनम, ये अलग अलग राज्य में फैला हुआ है, ठीक है, और एक पुडुचेरी भी। तो अभी देखोगे पुडुचेरी के अंदर 4 हिस्सा आता है, एक स्वयं पुडुचेरी, कराकल, माहे और यनम, और ये भी 3 राज्य में फैला हुआ है। एक केरल में है तुम्हारा, एक कहोगे तो तमिलनाडु में है, और एक तुम्हारा आंध्र प्रदेश में है। दिस वॉज इनिशियली ट्रीटेड एज अक्वायर्ड, शुरू में इसको अक्वायर्ड टेरिटरी ही माना जाएगा, बाद में देखो रेक्टिफिकेशन होगा, उसके बाद देखो बाद में गवर्नमेंट से भी रेक्टिफाई हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो बच्चे लोग, 9 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट ही है। दिस वॉज इनिशियली ट्रीटेड एज अक्वायर्ड टेरिटरी एंड देन आफ्टर द रेटिफिकेशन ऑफ द ट्रीटी बाय बोथ द गवर्नमेंट, यानी कि फ्रेंच गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट दोनों ही रेटिफाइड करेंगे अपने अपने पार्लियामेंट में, और उसके बाद ये हमारा यूटी बना। तो 1962 से के बाद यूटी बना है पुडुचेरी भी, क्योंकि उसके लिए रेटिफिकेशन होना जरूरी है। अलग अलग कंट्री में, अलग अलग कंट्री का जो लेजिस्लेटिव विंग है वहाँ पे रेटिफिकेशन होना जरूरी है। रेटिफिकेशन मतलब क्या है कि लॉ बनाना, अपने हाँ होम कंट्री के पार्लियामेंट में लॉ बनाना। तो 1962 में हमने ले तो लिया पहले ही, बस 62 में इससे रिलेटेड रेटिफिकेशन हुआ है, लॉ बना है दोनों ही कंट्री में, हमारे कंट्री में भी और उधर भी। यहाँ पे देखो, तो नंबर आर्टिकल 1 जितना पढ़ रहे थे, आर्टिकल 1 के संबंधित ही था वो चीज़, समझे ना। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कैसे अलग है यूनियन ऑफ स्टेट्स, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, यानी कि इंडियन एंड इट्स टेरिटरी लेक्चर 1 और इंडियन एंड इट्स टेरिटरी लेक्चर 2 जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें बहुत कुछ कवर हो चुका है। अब देखो हम लोग आर्टिकल 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2 में कन्फ्यूजन हो जाता है विद्यार्थी लोग, क्योंकि आर्टिकल 2 इतना ज़्यादा टेक्निकल भी है, कह सकते हो एक तरह से। उसमें यदि ठीक से नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे अच्छे से, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर। देखो
आर्टिकल 2 जो है वो पार्लियामेंट को पूरा इम्पावर करता है, यानी कि पार्लियामेंट को पूरा पावर देता है कि आप कोई भी यूनियन ऑफ इंडिया में, यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, स्टेट, 28 स्टेट, उसमें किसी को भी आप एडमिट कर सकते हो और एक नया राज्य बना सकते हो, वन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। जो भी पार्लियामेंट को लगेगा कंडीशन, टर्म्स और कंडीशन, उसके हिसाब से यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बना सकता है। यानी कि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एग्जिस्टिंग जो लैंड है उसका बात हो रहा है कि फॉरेन लैंड का बात हो रहा है। बात समझ पाए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम? आर्टिकल 2 पूरी तरीके से एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बना सकता है। तो कहने का मतलब क्या, कितना बड़ा पावर है कि यूटी को स्टेट बनाने का पावर है ये। यूटी यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा तो है नहीं, वो टेरिटरी ऑफ इंडिया का हिस्सा है। तो यूटी भी जो स्टेटहुड का जो खिताब मिलेगा, स्टेटस मिलेगा, वो आर्टिकल 2 से ही मिलेगा। और यूटी ऑलरेडी इंडिया का हिस्सा है। मान लो सिक्किम, बेस्ट एग्जाम्पल, सिक्किम एसोसिएट स्टेट बना ना, जबकि इंडिया का हिस्सा ही नहीं था वो। तो देखो यही तो बात है कि डायरेक्ट उसको स्टेट मिल गया, 35th और 36th काउंसिल अमेंडमेंट करके डायरेक्ट फुल फ्लेज हिस्सा बनाया। तो आर्टिकल 2 का ही यूज़ किया। देखो बढ़िया समझो, सेकंड वाला देखो, सेकंड में कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 में 2 पावर है पार्लियामेंट पास, 2 पावर है, 2 पावर। क्या पावर है? द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, नया स्टेट को शामिल करना। जैसे पहले कोई यूटी था, जैसे लेट से गोवा पहले यूटी था, तो जब गोवा यूटी था तो वो यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा थोड़ी था, वो टेरिटरी ऑफ इंडिया का हिस्सा था। हम गोवा को क्या बनाए, एक राज्य बना दिए। तो गोवा को राज्य बनाने का जो पावर है वो आर्टिकल 2 से ही आएगा और पार्लियामेंट के पास पावर है वो। दूसरा देखो, पावर टू इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, एक नया राज्य बनाने का पावर। सही बात है ना, यूटी को राज्य बनाने का पावर। मतलब सबसे बड़ी बात है कि न्यू स्टेट मतलब कौन सा स्टेट का बात करें, जो ऑलरेडी हमारे पास है या फिर बाहर से भी हो सकता है, दोनों केस हो सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल थर्ड देखो, द फर्स्ट रिफर टू, यानी फर्स्ट वाला जो चीज है, फर्स्ट रिफर टू द एडमिशन ऑफ द स्टेट विच आर ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंस। फर्स्ट वाला, ए वाला, यानी कि वो स्टेट को हम यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बना रहे जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है, हमारा टेरिटरी ऑफ इंडिया का अंदर ही आता है वो, चाहे वो यूटी के रूप में आता हो या फिर किसी दूसरे चीज के रूप में आता हो। While the second refers to the establishment of states which were not in existence before, जो पहले था ही नहीं, यानी कि बाहर से आया। हो सकता है वो फॉरेन टेरिटरी हो सकता है, हो सकता है वो सिक्किम वाला जो फीचर है वो तुम्हारा एसोसिएट स्टेट वाला हो सकता है। नोटेबली आर्टिकल 2 रिलेट्स टू द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। देखो लिख दिया ना, आर्टिकल 2 का मतलब ये है कि जो एडमिशन हो सकता है या एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है राज्य का, जो राज्य कभी भारत का हिस्सा रहा ही नहीं। जाओ तो आर्टिकल 2 कितना इंपॉर्टेंट पावर देता है पार्लियामेंट को, एक जो भारत का टेरिटरी है उसको आपने नया राज्य क्रिएट किया, और नया राज्य क्रिएट करने का मतलब क्या कि वो यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा हो गया। सही बात है, नया राज्य बनने का मतलब ही यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा हो गया। दूसरा क्या है कि ये आर्टिकल ये भी पावर देता है कि जो भारत का टेरिटरी का हिस्सा नहीं वो भी राज्य बन सकता है। जैसे सिक्किम बना, पहले सिक्किम एसोसिएट स्टेट बना, तो यूनियन ऑफ इंडिया नहीं है वो। जैसे फिर हम 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए तो फिर एसोसिएट स्टेट से वो फुल फ्लेज स्टेट बन गया, हो गया हिस्सा उसका 1975 में। तो मैं थर्ड और फोर्थ को फिर पढ़ता हूँ, बात समझने का कोशिश करूँ वहाँ पे। द फर्स्ट रेफर टू एडमिशन ऑफ स्टेट विच आर ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंस, जो पहले से ही एग्जिस्टेंस है टेरिटरी के रूप में। while the second refers to the establishment of states which were not in existence before, जो पहले एग्जिस्टेंस नहीं था, टेरिटरी नहीं था, कहने का मतलब ये हुआ। यानी कि आर्टिकल 2 रिलेट्स टू द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा रहा ही नहीं है। ऐसे को भी ले सकते हैं हम लोग। यहाँ कन्फ्यूजन होता है, यहाँ कन्फ्यूजन होना बहुत स्वाभाविक है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया भी हो सकता है नया स्टेट, और जो भारत का टेरिटरी नहीं रहा वो भी हो सकता है। यही आर्टिकल 2 को तो मास्टरली यूज़ किया है बाद के लोगों ने। पहले इसको इस तरह यूज़, पहली बार कॉन्सेप्ट एसोसिएट स्टेट का है, ये न्यू इनोवेटिव है बाद के लोगों का। आ रहा है समझ में ना? हाँ, और पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। अब आते हैं आर्टिकल 3, बात करते हैं आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 2 में ना कन्फ्यूज हो सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए उस चीज़ को बढ़िया से लिख लेना कहीं पे। आर्टिकल 3 देखो, आर्टिकल 3 बहुत ईजी है। आर्टिकल 3 में क्या है कि जो राज्य पहले से ही है, आर्टिकल 3 ऑन द अदर हैंड रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ और चेंजेस ऑन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट।
जो राज्य पहले से ही है उसको आप चेंज करना चाहते हो, यानी कि दूसरे शब्द में कहा जाती है ये इंटरनल रीएडजस्टमेंट है। यानी कि एक राज्य है जैसे एमपी है 2000 में हम लोग क्या किए, बिहार, एमपी और यूपी क्या किया, बाउंड्री रीड्रॉ किए ना फिर से, अब फिर से एक नया राज्य बना है। तो जो नया राज्य बना, जैसे आंध्र प्रदेश लेटेस्ट वन देखो ना, आंध्र प्रदेश से तोड़ के क्या बना, तेलंगाना बना ना, तो कौन सा आर्टिकल को यूज करके बना, यही आर्टिकल 3 को ये पार्लियामेंट कर सकती है। तो इंटरनल रीएडजस्टमेंट करके, यानी कि इंटरसी ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स जिससे यूनियन ऑफ इंडिया बना है, जो राज्य है जो फेडरल स्ट्रक्चर एंजॉय कर रहा है, उस राज्य को क्या किया हमने, इंटरनल रीएडजस्ट करके उस राज्य से दूसरा राज्य बना दिया, या उस राज्य में हमने कुछ और एरिया ऐड कर दिया। तो इंटरनल रीएडजस्टमेंट बहुत तरीके से हो सकता है, या तो एरिया को घटा दिया, या तो एरिया को बढ़ा दिया, या फिर दूसरे राज्य के साथ उसको ज्वाइन कर दिया, बहुत तरीके से हो सकता है। तो इसलिए विद्यार्थी लोग, यदि मैं कहूँ तुम लोग को कि इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टेबल विद डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, तो बात समझे। ये कोई पूछेगा कि कहाँ से तुमको पता चलता है कि इंडिया जो है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, यानी वो तोड़ा नहीं जा सकता है, पर राज्य को तोड़ा जा सकता है, तो वो आर्टिकल 3 बताता है। और आर्टिकल 3 जब पार्लियामेंट यूज करेगा तो ये पावर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पावर नहीं है, यानी कि आर्टिकल 368 यूज करोगे तभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, ये आराम से पार्लियामेंट कर सकता। और ये जो भी चेंज होगा, एक राज्य का नाम जो चेंज होना, एक राज्य का बाउंड्री चेंज हो जाना, तो वो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर नहीं आएगा, समझे। हाँ, तो यहाँ पे देखो सब बहुत सुंदर तरीके से बताया गया कि आर्टिकल 3 के अंदर क्या क्या हो सकता है, एक राज्य का क्या क्या हो सकता है, एक नया राज्य बन सकता है, एक राज्य से एक नया राज्य बन सकता है ना, जैसे बिहार से झारखंड बना, उत्तर प्रदेश से पहले उत्तरांचल बना, फिर उत्तरांचल को फिर बाद में हमने उत्तराखंड कहा, एमपी से उसी तरह छत्तीसगढ़ बना, तो एक नया राज्य बन सकता है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट, दो स्टेट को भी एक साथ कर सकते हैं हम लोग, ये भी पावर है। या फिर कुछ एक स्टेट का कुछ ले लिया हिस्सा और दूसरे स्टेट के से जोड़ दिए, तो तीनों चारों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, समझ गए। बी देखो, या तो किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर दिए, सी देखो किसी भी स्टेट का एरिया डिक्रीज भी कर सकते हो, डिमिनिश भी कर सकते हो, या जो स्टेट का जो बाउंड्री है उसको फिर से रीड्रॉ कर सकते हो, उसको अल्टर कर चेंज कर सकते हो, या फिर नाम भी चेंज कर सकते हो। देखो पहले ओडिशा कहा जाता था, अभी ओडिशा कहा जाता है, पहले पौंडीचेरी कहा जाता था, अभी पौंडीचेरी कहा जाता है। नाम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो नाम भी चेंज किया जा सकता है। तो कोई पूछेगा कि कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत हम स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, तो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 3 है। तो ये सभी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी लोग, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, हाँ तो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, आर्टिकल 3 लेस डाउन टू कंडीशन इन दिस रिगार्ड। तो आर्टिकल 3 को अप्लाई करने के लिए पार्लियामेंट को क्या क्या चीज़ फॉलो करना होता है, समझे। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिए, थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इस सिलसिले में है कि जो भी बिल होगा, जो भी बिल बनाया जाएगा स्टेट को चेंज करने के लिए, हाँ स्टेट को, अब वही चेंज बहुत तरीके से हो सकता है ना, स्टेट का बाउंड्री चेंज करना, या फिर नाम चेंज करना, या 2 स्टेट को ज्वाइन करना, एक स्टेट बनाना, एक स्टेट से दूसरा स्टेट निकालना, जो भी है। ये जो बिल जो बनाया जाएगा, ये बिल जो कंटेम्पलेट किया जाएगा, उसके लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट से पहले पूछना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जिस बिल को आपने प्रेसिडेंट से पहले पूछ लिया, तो वो बिल कभी भी प्रेसिडेंट फिर रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजेगा, ये नियम है। क्योंकि प्रेसिडेंट के पास भी पावर है एक बार रिकंसिडर करके भेजने के लिए, जो मोरारजी देसाई ने एक क्लॉज जोड़ा था प्रेसिडेंट के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए बिल कॉन्टेम्पलेटिंग द अबव चेंजेस, वही स्टेट जो बाउंड्री चेंज हो सकता है, राज्य नहीं, उस एक राज्य से दूसरा राज्य बन सकता, जो भी इस तरह का यदि बिल लाना चाहता है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट तभी ला सकता है वो प्रेसिडेंट से पहले पूछ के, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को पहले पता होना चाहिए कि इस तरह का बिल आने जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज़ टू, यानी कि प्रेसिडेंट के पास आया तो प्रेसिडेंट ने स्टेट लेजिस्लेचर को भी भेज देगा, क्योंकि स्टेट का कुछ चेंज हो रहा है ना, वो जैसे आंध्र प्रदेश का, अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनना है, तो आंध्र प्रदेश को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा वो चीज़, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस चीज़ को रिफर करेगा वहाँ पे भी, वहाँ का विधानसभा में, आंध्र प्रदेश के विधानसभा में, तो वहाँ पे बैठक होगा। मगर उसका बात जो ही नहीं कि प्रेसिडेंट मान सकता है, जो ही नहीं कि प्रेसिडेंट बात माने उसका। यदि मान लो कि आंध्र प्रदेश का जो लेजिस्लेचर है उसने कहा कि नो, इस तरह का नहीं होना चाहिए, जो ही नहीं कि पार्लियामेंट मानेगा, पार्लियामेंट फिर भी तेलंगाना बना सकता है,
तो वो जस्ट उसके लिए दे रहा है, एक सेटिस्फैक्शन के लिए दे रहा है। वो मैंडेटरी नहीं है कि आंध्र प्रदेश का जो विधानसभा है उसमें क्या निष्कर्ष निकला, उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो, तो बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज़ टू रिफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग हिज व्यू विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। एक समय दिया जाएगा, उस समय के अंदर जो भी कंसर्न है वो अपना लेजिस्लेचर बताएगा, वो स्टेट का अपना लेजिस्लेचर, वहाँ बैठक होगा, बातचीत होगा। मजा ही नहीं कि उसका जो कंसर्न है उसको माना जाए। मान लो कि उसने विरोध कर दिया, लेट से उसने विरोध कर दिया, जैसे आंध्र प्रदेश लेटेस्ट वन बना है तो इसलिए आंध्र प्रदेश का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि पार्लियामेंट ने लॉ पारित कर दिया, बिल बना दिया, अभी तो लॉ बना नहीं, बिल प्रपोज कर दिया, और भी पहले गया प्रेसिडेंट पास, प्रेसिडेंट को बोला कि देखिए ऐसे ऐसे सोच रहे हैं कि हम आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कर दें। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट भेजेंगे वो यहाँ पे नीचे आंध्र प्रदेश में भेजेंगे, आंध्र प्रदेश में अपना बैठक होगा, बातचीत होगा। और यदि आंध्र प्रदेश में जो भी आया मैटर जो भी हुआ, और यदि आंध्र प्रदेश का लेजिस्लेशन ने कहा कि नहीं तेलंगाना नहीं बनना चाहिए, तो जो ही नहीं कि वो पार्लियामेंट फॉलो करेगा उस चीज़ को, फिर भी पार्लियामेंट बना सकता है तेलंगाना को। तो कहने का मतलब क्या है कि यूनियन के पास कितना पावर है कि स्टेट का बाउंड्री रीडर वो चेंज कर सकता है। इसलिए यूनियन क्या है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, यूनियन कभी नहीं टूट सकता, मगर स्टेट टूट सकता है। बात समझ पा रहे हो? देखो वहाँ पे ये चीज़ सब लिखा जाएगा। देखो, द प्रेसिडेंट यानी कि पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। समझ गए ना, या तो जो व्यूज है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, समझे ना। इवन इफ द व्यूज आर रिसीव्ड, यानी कि टाइम बाउंड मैनर देगा ना जी, कि इतना इतना टाइम में आपको व्यूज देना है, और इतना इतना टाइम में व्यूज देगा, तो जरूरी नहीं कि वो व्यूज कंपलसरी है पार्लियामेंट के ऊपर या प्रेसिडेंट के ऊपर, जरूरी नहीं है। पार्लियामेंट को जो इच्छा लगता है वो करेगा पार्लियामेंट। फर्दर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक अ फ्रेश रेफरेंस टू द स्टेट एवरी टाइम एन अमेंडमेंट, यानी कि उस बिल में मान लो कोई और अमेंडमेंट करना है, जैसे होता है ना एक बार बिल बनाए फिर दिमाग में आएगा कुछ और होना चाहिए उसके अंदर, तो जरूरी नहीं कि बार बार नीचे भेजे, हम बार बार स्टेट लेजिस्लेचर में भेजे, जरूरी नहीं है कि बार बार वहाँ पर रेफरेंस हो, और बिना भेजे भी हम काम कर सकते हैं यहाँ पे, समझे ना। तो वही बोला कि फर्दर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक अ फ्रेश रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर एवरी टाइम अमेंडमेंट टू द बिल मूव्ड एंड एक्सेप्टेड इन पार्लियामेंट। जितना भी बार अमेंडमेंट होगा उस बिल को लेकर नया नया चेंजेस आएगा, जरूरी नहीं कि वो हर टाइम विधानसभा से पूछा जाए उधर। इन द केस ऑफ इंडियन टेरिटरी, देखो यहाँ तो और इजी है। इंडियन टेरिटरी का बात करें तो नो रेफरेंस नहीं, यानी कि इंडियन टेरिटरी को आप बदलना चाहते हो, चंडीगढ़ को आप बदलना चाहते हो, उसका एरिया को बदलना चाहते हो, तो उसके लिए तो और पूछने की जरूरत नहीं है विधानसभा से भी। इसलिए देखते हो दिल्ली पे कितना काम हुआ, दिल्ली को पूरा चेंज कर दिया गया ना। हाँ, इसलिए दिल्ली से कोई, दिल्ली का विधानसभा कुछ चलेगा ही नहीं यहाँ पर, पार्लियामेंट सर्वोपरि है, पार्लियामेंट को जो मन करेगा वो करेगा वो। तो इन केस ऑफ इंडियन टेरिटरी नो रेफरेंस नीड टू बी मेड ऑन द कंसर्न लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर किसका है, या तो दिल्ली का है या तो पडिचेरी का है, बाकी का तो है ही नहीं। टू असर्न इट व्यूज एंड द पार्लियामेंट कैन इटसेल्फ मेक एनी एक्शंस, जो पार्लियामेंट को ठीक लगे, जो डीम्स फिट, जो उसको सही लगे वो हिसाब से यूटी कर सकता है। यूटी में तो और नहीं चलता अभी, यहाँ चलो कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए भेज तो रहे हैं व्यूज़ लेने के लिए। हाँ, वो अलग बात है कि व्यूज़ माना भी नहीं जाएगा, मगर कम से कम फॉर्मेलिटी तो निभा रहे हैं। तो देखो, इसलिए ये सब वर्ड ये पर्याप्त है बोलने के लिए कि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल, यानी कि टूट नहीं सकता है भारत, हमारा राज्य टूट सकता है, राज्य का बाउंड्री अल्टर हो सकता है। हाँ, यहाँ पे देखोगे बच्चे लोग, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 3 ना पढ़ रहे हैं जी, याद रहना चाहिए कौन सा आर्टिकल कर रहे हैं हम लोग। इट इज़ दस क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द पार्लियामेंट, इसलिए संविधान ने पूरा पार्लियामेंट को पावर दिया है को नया राज्य बना सकता है, एरिया चेंज कर सकता है, कि स्टेट का बाउंड्री चेंज कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है बिना कोई कंसर्न का, क्योंकि नीचे से कुछ भी आवाज़ है कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, समझे। लेकिन दूसरे शब्द में कहा जाए तो पार्लियामेंट एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है भारत का, जो पॉलिटिकल मैप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू इट्स विल वो रीड्रॉ कर सकता है। बड़ी बात है, यानी कि राज्य कैसा दिखे, राज्य का कितना बाउंड्री हो, तो पार्लियामेंट उसके लिए सर्वोपरि है। पार्लियामेंट कैन डिसाइड, पार्लियामेंट कैन चेंज द पॉलिटिकल बाउंड्री एज पर इट्स विल। हैंस, तो इसलिए देखो स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये दोहरा रहा हूँ, इसलिए कह सकते हो कि टेरिटरी इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे संविधान ने ये नहीं दिया कि तुम्हारा बिहार इतना राज्य है तो यही राज्य इतना ही टेरिटरी आगे भी कंटिन्यू रहेगा, वो नहीं दिया। या यूपी इतना बड़ा लैंड अभी है तो इतना बड़ा लैंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ये संविधान में कहीं पे भी गारंटी नहीं है, समझे। वो यूनियन बदल सकता है, वो पार्लियामेंट बदल सकता है। इसलिए राइटली कहा जाता है भारत को कि इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, जबकि यूएस के लिए क्या कहा जाता है कि
यूनियन भी इंडेस्ट्रक्टेबल है और राज्य भी क्या है, इंडेस्ट्रक्टेबल। वो ना राज्य छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, जस का तस रहेगा, ना ही कंट्री एज अ होल यूएस ना वो बड़ा हो सकता है ना छोटा हो सकता है। तो इंडिया में राज्य छोटा हो सकता है, बदल सकता है उसका बाउंड्री। द यूनियन गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट्स वेयर एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन। बात समझे, क्योंकि सिसिड होने का पावर ही नहीं है, क्योंकि वी आर यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया है। तो स्टेट तो कभी देखो, यूटी तो कभी होगा ही नहीं, यूटी तो डायरेक्ट कंट्रोल में है, समझ गए ना। तो यूनियन ऑफ इंडिया का ही बात करेंगे ना। तो यूनियन ऑफ इंडिया क्या है तुम्हारा, इंटैक्ट है, तो राज्य का कुछ नहीं चलता। इस हिसाब से कहोगे तो भाई ये तो यूनिटरी फीचर है इसमें, तो यूनिटरी फीचर है इसमें। कैसे हमने फेडरल फीचर भी देखा फर्स्ट लेक्चर में, और कैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे यूनिटरी फीचर्स भी हैं, समझ गए ना। तो राज्य कुछ नहीं कर सकता है, फरफरा कर रह जाएगा, कुछ नहीं कर सकता, वो नहीं निकल सकता है, चाह के भी नहीं निकल सकता है। और जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, वो बदल सकता है राज्य को, इतना पावर है। हाँ देखो वही लिखा गया, सब चीज़ वही दिया गया है। यूएसए में देखो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यू एग्जिस्टेंस गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो वहाँ पे गारंटी है संविधान के द्वारा कि इतना फिलाडेल्फिया इतना बड़ा है, टेक्सास इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा ही रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। हाँ उसके लिए देखो तो वहाँ पे यदि करना भी है तो बहुत जटिल प्रक्रिया है, तो वो इतना जटिल है कि वो होगा ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो फिर राज्य सबको, राज्य कोई राज्य चाहेगा ही नहीं कि छोटा हो वहाँ पे। तो अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट फॉर्म न्यू स्टेट। देख रहे हो वहाँ का जो फेडरल गवर्नमेंट यानी कि वहाँ का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कभी भी नया राज्य नहीं बना सकता, ना ही बाउंड्री को रिड्रॉ कर सकता है, बाउंड्री को अल्टर नहीं कर सकता है बिना स्टेट का। हाँ स्टेट यदि चाह ले बाबू, मान लो कि फिलाडेल्फिया कुछ चाहता है कि 2 भाग में डिवाइड हो जाए, तो हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है स्टेट यदि नहीं चाहे तो नहीं हो सकता। मैं इंडिया में ऐसा है, इंडिया में ऐसा नहीं है, कभी बदल सकते हैं हम राज्य को। यदि स्टेट नहीं चाहे यूनाइटेड स्टेट्स में कभी दूसरा स्टेट नहीं बन सकता वहाँ से, ये कभी छोटा नहीं हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं यूएसए क्या है, इंडेस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है वो, यानी कि यूनियन भी छोटा नहीं हो सकता है और राज्य भी छोटा नहीं हो सकता है, राज्य को भी तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ देखो 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 13 पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्टिकल 1 पढ़े तुम लोग, आर्टिकल 2 पढ़े और आर्टिकल 3 पढ़े, अब आएगा आर्टिकल 4। तो बच्चे लोग देखो, हम तुम लोग को सिंपल सरल भाषा में कहते हैं, क्लास में 3 नियम है। पहला नियम ये है कि डिसिप्लिन रहो, दूसरा नियम क्या है कि हार्ड वर्किंग रहो, और तीसरा नियम क्या है कि दोनों नियम को फॉलो करो। तो आर्टिकल 4 भी यही है कि आर्टिकल 2 को फॉलो करो, आर्टिकल 3 को फॉलो करो। आया समझ में सरल भाषा में क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे समझो। मोरेवर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 4 जो दिया गया उसमें खुद बोला गया, डिक्लेयर दैट लॉ मेड फॉर द एडमिशन ऑफ और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। यानी कि जो आर्टिकल 2 का जब आप यूज़ करोगे, आर्टिकल 2 का यूज़ होता है ना कि यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा कैसे बने, कैसे नया राज्य का फॉर्म हो, चाहे वो अपना टेरिटरी से फॉर्म हो चाहे बाहर से आया हो, जैसे सिक्किम आया था। तो आर्टिकल 2 and the alteration of areas, boundaries or namings of the existing state under article are not to be considered to amendment of the constitution under article 368। तो ये चीज़ आर्टिकल बताता है कि कोई भी चीज़ आप आर्टिकल 2 को यूज़ कर रहे हो, आर्टिकल 3 को यूज़ कर रहे हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 368। यही तुम्हारा आर्टिकल 4 स्थापित करता है इस बात को, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। नंबर 1 आया समझ में, यानी कि आर्टिकल 4 क्या चीज़ को स्थापित करता है, कोई भी लॉ बना आर्टिकल 2 को वो करने के लिए, हाँ डायरेक्शन देने के लिए, कोई भी लॉ बना आर्टिकल 3 को डायरेक्शन देने के लिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 368। ये कौन बोलता है, आर्टिकल 4 बताता है। एनी लॉ रिफर टू आर्टिकल 2 और 3, यानी कोई भी लॉ आर्टिकल 2 से संबंधित हो या कोई भी लॉ आर्टिकल 3 से संबंधित हो, तो अमेंडमेंट आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा, वो अमेंडमेंट होगा तो शेड्यूल में अमेंडमेंट होगा, शेड्यूल 1 में अमेंडमेंट होगा और शेड्यूल 4 में अमेंडमेंट होगा। क्योंकि जानते हो शेड्यूल 1 में क्या दिया गया है, नेम ऑफ द कंट्री सब, नेम ऑफ द स्टेट सब, देखो यहाँ पे नीचे से बताते हैं। बच्चे लोग समझ में आया, ये 13 और 14 दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। 13 में क्या बोला गया है कि कोई भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को आप यूज़ करते हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, वो भी आर्टिकल 4 ही बोल रहा है। एट द सेम टाइम आर्टिकल 4 ये भी बोलता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 यूज़ करने के वजह से 1st शेड्यूल और 4th शेड्यूल में चेंजेस आएगा, वहाँ पे चेंज नज़र आएगा। तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि 1st शेड्यूल और 4th शेड्यूल है क्या। तो देखो यहाँ पे अटैच कर दी है। देखो 1st शेड्यूल क्या है, जिसमें आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 दिया गया है, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। सही बात है ना, यहाँ पे आ जाएगा ना चेंजेस
क्योंकि अब हमने तेलंगाना को भी बना दिया ना, आंध्र प्रदेश से काट के तेलंगाना को डायरेक्ट स्टेट बनाया, यूटी नहीं बनाया वो, तो तेलंगाना का नाम यहाँ पे आ जाना चाहिए ना फर्स्ट शेड्यूल में। एंड नेम ऑफ द यूटीज एंड देयर एक्सटेंट, यूटी यदि मान लो कि दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को एक कर दिए, जम्मू एंड कश्मीर को 2 भाग में डिवाइड कर दिए, जब 2 भाग में डिवाइड कर दिए तो फर्स्ट शेड्यूल में नाम आना चाहिए ना, बिल्कुल वहाँ पे नाम आना चाहिए। दूसरा बात क्या है, फोर्थ शेड्यूल में भी चेंज होना चाहिए, फोर्थ शेड्यूल में भी चेंज होना चाहिए। जब आप यूज करते हो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 4, क्यों होना चाहिए चेंज? क्योंकि राज्यसभा में किस हिसाब से लोग का एलोकेशन होगा, समझे? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूटी से कितने लोग आएंगे राज्यसभा के लिए, स्टेट से कितने लोग आएंगे, क्योंकि नया स्टेट बना है, नया यूटी बना है, तो ये आर्टिकल 4 और 80 में देते हैं। यहाँ पे चेंजेस, यहाँ पे नोमेनक्लेचर सब में चेंज होगा, यहाँ पे वैल्यू एडिशन होगा। आर्टिकल 4 का यूज होता है, यानी कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इंप्लीमेंट होता है, तो आर्टिकल 4 कहता है कि फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में भी वो चीज़ वहाँ पे अमेंडमेंट होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, क्योंकि नाम आ जाना चाहिए यूटी का वहाँ पे, जो यूटी को बनाए हैं आप, या स्टेट को जो आप यूनियन ऑफ इंडिया का दर्जा दिए है, तो वो नाम सब फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में भी आना चाहिए, क्योंकि फोर्थ शेड्यूल में पावर को लेके बात है कि राज्यसभा में कितना मेंबर्स भेजा जाएगा, समझ गए ना? हाँ, ये चीज़ है, यहाँ पे देखोगे। दिस मीन्स दैट सच लॉस कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। बताओ, स्टेट का तुम बाउंड्री चेंज करो, आर्टिकल 3 का यूज कर रहे हो ना, स्टेट का बाउंड्री चेंज कर रहे हो, स्टेट का नाम चेंज करो, कुछ भी कर रहे हो, आराम से जैसे सिंपल लेजिस्लेशन पास होता है सिंपल मेजोरिटी से। हाँ, सिंपल मेजोरिटी जो सरकार के पास जो रहता है, जिसके वजह से सरकार चलती है, सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकता है तुम्हारा, यानी कि ऑर्डिनरी प्रोसेस है। डज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट इंक्लूड ऑल्सो द पावर टू सेसीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री? ये तो बेरोबेरी केस में पता चल ही गया तुम लोग को कि जो स्टेट को डिमिनिश कर सकता है, स्टेट को बढ़ा सकता है, घटा सकता है अंडर आर्टिकल 3, क्या आर्टिकल 3 का यूज करके क्या भारत अपना कोई भी टेरिटरी दूसरे कंट्री को दे सकता है? तो हम जानते हैं कि 1960 में बेरोबेरी केस हुआ था, जहाँ पे प्रेसिडेंट ने ये रिफर किया था सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था बेरोबेरी केस, वहाँ कहा कि सेसीड पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, जो कि बेरोबेरी जो केस हुआ था, याद है ना? बेरोबेरी मतलब वही जलपाईगुड़ी का कुछ एरिया था, जो नून और नेहरू के एग्रीमेंट के वजह से बहुत सारा एरिया, उस एरिया को 2 भाग में डिवाइड किया गया, जो कि इंडिया में था पहले। प्रॉब्लम क्या था कि रेड क्लिफ ने क्या किया कि इंडिया को दे दिया वो थाना, बेरोबेरी यूनियन वाला वो दे दिया, बेरोबेरी वाला जो एरिया था, सब थाना था, वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स था, वो इंडिया को दे दिया, मगर रेड क्लिफ के अवार्ड में लिखा ही नहीं वो चीज़। बाद में जो वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसने बाद में कंटेंशन किया कि नो, ये हिस्सा तो हमारा है, तो उसमें फिर नून और नेहरू का जो एग्रीमेंट हुआ, जो कि मैं पिछले लेक्चर में कवर कर चुका हूँ, तो उसके हिसाब से नेहरू जी ने क्या किया कि आधा हिस्सा उधर दे दिया। इस चीज़ को लेकर बहुत बैक क्लास हुआ है तुम्हारा वेस्ट बंगाल में, बहुत पॉलिटिकल प्रोटेस्ट सब हुआ था वहाँ पे। तो मामला ये था कि क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से दिया जा सकता है क्या? हाँ, क्या पार्लियामेंट ऑर्डिनरी दे सकता है क्या? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नो, आर्टिकल 3 का इस तरह आप यूज नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 3 एक जो राज्य आपके अंदर है, यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा, उसको आप बदल सकते हो, आप कोई सिसीड करके नहीं दे सकते हो जी, बिल्कुल अधिकार नहीं। उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा आर्टिकल 368 को यूज करके। यस, वही चीज लिखा गया, देखो वहाँ पढ़ो ठीक से। These questions came for the examination before the Supreme Court in a reference made by the President in 1960। ठीक है, बेरोबेरी यूनियन जो केस हुआ था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिना पूछे हुए वेस्ट बंगाल के प्रोटेस्ट के वजह उसको बिना सोचे हुए दे दिया उधर, पॉलिटिकल एजिटेशन हो गया जी, वहाँ पे कंट्रोवर्सी हो गया, इसलिए प्रेसिडेंट को ये मैटर भेजना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 3 जो है उससे इंडिया का टेरिटरी नहीं दिया जा सकता है फॉरेन कंट्री को, उससे सेसेशन पॉसिबल नहीं है, समझे? तो यहाँ पे देखो, इंडियन टेरिटरी को यदि सेसेट करना है, देना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आर्टिकल 368 का यूज़ किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाए। तो फलस्वरूप एज अ रिजल्ट बच्चे लोग, एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि 9 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1960 में, और फिर जो लैंड उसको दिया गया, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पालन करने के लिए अमेंडमेंट किया गया, उसमें बहुमत का सरकार है नेहरू जी का। ऑन द अदर हैंड, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, 1969 में एक और जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा है कि कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो 2 स्टेट के बीच में, जैसे मान लो इंडिया और नेपाल के बीच में, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सुलझाया जा सकता है, प्रोवाइडेड वहाँ से कोई टेरिटरी ना ही लूज हुआ हो, ना सिसीड हुआ हो। यदि मान लो कोई भी टेरिटरी हमारा सिसीड ना हो, हमारा टेरिटरी हाथ से ना निकले, तो उस समय मेयर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी काम हो सकता है, बात समझे?
मगर जहाँ पे टेरिटोरियल सीट का बात है, यानी कि हमारा टेरिटोरी कुछ उधर चला जाएगा, तो उसके लिए तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा, जो कि मोदी जी भी 2015 में बांग्लादेश का इनक्लेव जो एक्सचेंज हुआ था उसमें किए थे। तो यहाँ पे देखो, ऑन द अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में बहुत ही ऐतिहासिक बात कहा था कि कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है इंडिया और दूसरे कंट्री के बीच में, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं, प्रोवाइडेड डज नॉट इन्वॉल्व सिसेशन ऑफ इंडियन टेरिटोरी टू फॉरेन कंट्री। कोई भी इंडिया का कुछ भी लैंड उधर नहीं जाना चाहिए, बिना लैंड गए हुए हो सकता है, तो पार्लियामेंट का कोई काम नहीं है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से काम हो सकता है, बट कोई टेरिटरी फॉरेन कंट्री में नहीं जाना चाहिए, समझे। 24 देखो, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2015 में, समझ गए, 2015 में 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, और वो इसलिए हुआ क्योंकि कोई इनक्लेव्स को लेकर चर्चा हो रहा था, तो उसमें क्या किया गया कि कुछ इनक्लेव्स उधर दिया, जैसे इंडिया ने 111 इनक्लेव्स बांग्लादेश को ट्रांसफ़र किया और बांग्लादेश ने 51 इनक्लेव्स इंडिया को दिया है। हाँ, बहुत दिन से मांग था, समझे ना, कुछ लोग यहाँ पे रह रहे थे, कुछ लोग उधर रह रहे थे, तो मोदी जी ने बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया है, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये मैटर जो लंबा चल रहा था उस मैटर को सॉल्व किया था। देखो, वाज इनैक्टेड टू गिव इफेक्ट टू द एक्वायरिंग सर्टन टेरिटरीज बाय India and transfer of certain other territories to Bangladesh in pursuance of the agreement and its protocol enter into between गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, यानी कि दोनों गवर्नमेंट के रजामंदी से हुआ है, मगर उसके चूंकि आपका लैंड जा रहा है उस तरफ, तो इसलिए आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, समझ गए ना। अमेंडमेंट किए हम लोग, फलस्वरूप क्या हो गया, 111 इनक्लेव्स हमने बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश ने रिटर्न में कितना दिया, भारत को 51 दिया है। यहाँ पे देखो, हाँ, अब इसी में देखोगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसमें ये भी बात था कि ट्रांसफर ऑफ एडवर्स पोजीशन। क्या होता है ट्रांसफर ऑफ एडवर्स पोजीशन? मतलब मान लो कि टाइटल सूट है, यानी कि वो ज़मीन किसी का है, तो अब ज़मीन का ओनरशिप बदल जाएगा ना, इधर उधर जाएगा, तो वही कि जो ज़मीन का जो ओनर है उसका नाम चेंज करना। जैसे मान लो कि कोई भी एक ज़मीन को हथिया के बैठा हुआ, वो मेन ओनर नहीं है, तो उसको बोलते हैं एडवर्स पोजीशन कहते हैं। कोई ओनर नहीं है मगर किसी दूसरे का ज़मीन वो कंट्रोल करके बैठा हुआ, उसको एडवर्स पोजीशन कहते थे, इसको ट्रांसफ़र करना। जब 51 इनक्लेव्स और 11 इनक्लेव्स एक्सचेंज हुआ, तो जाहिर सी बात है ओनरशिप भी एक्सचेंज होगा, तो वही है तुम्हारा ट्रांसफर ऑफ एडवर्स पोजीशन। और डिमार्केशन ऑफ जो अनडेमोक्रेटेड बॉर्डर फ्रेज था, यानी कि लगभग 6 किलोमीटर का जो था एरिया, 6 किलोमीटर का एरिया जो कि फेंचिंग नहीं किया गया, डिमार्केटेड नहीं किया था। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कई बार प्रॉब्लम होता था उस लैंड और उस 6 किलोमीटर का स्ट्रेच को लेकर, तो वो भी डिमार्केटेड प्रॉपर्ली कर दिया गया। आखिर ये इसलिए किया गया था ताकि अपना बांग्लादेश आराम से उधर रहे और इंडिया इधर से रहे, तो इसलिए इनक्लेव्स एक्सचेंज हो गया, तो आराम से 6 किलोमीटर का जो एरिया है बढ़िया से फेंचिंग कर दिया गया कि आप उस तरफ हमारे उस तरफ, समझ गए ना। तो 6 किलोमीटर का जो अनडिमार्केटेड बॉर्डर एरिया था उसको भी डिमार्क कर लिया गया, उसको भी वो करे, बट उसके लिए देखो अमेंडमेंट करना पड़ेगा ना 4 स्टेट्स में, आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो वहाँ पे भी चेंज कर, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में नेम ऑफ द स्टेट्स, तो वहाँ पे भी चेंज करना पड़ा, समझे ना। तो अमेंडमेंट नोटिफाइड द प्रोविजन रिलेटिंग टू द टेरिटरीज ऑफ 4 स्टेट्स इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वहाँ पे भी आपको अमेंडमेंट करना पड़ा क्योंकि बांग्लादेश अच्छा खासा बाउंड्री शेयर करता है ये सभी राज्य के साथ। देखो बच्चे लोग, हाँ देखो यहाँ पे, तो आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया यूनियन, सही बात है ना। नंबर 2 क्या है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, और 2A के बारे में पहले बता चुका हूँ। 2A इसलिए दिया गया था क्योंकि सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया था 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। मैं जानते हो बाद में इसको रिपील कर दिया गया, क्यों रिपील कर दिया, फिर 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो सिक्किम जो एसोसिएट स्टेट था, पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे कंट्री में कोई एसोसिएट स्टेट इस तरह बना है आर्टिकल 2 का यूज़ करके। ये अपने आप में पिकुलर फीचर्स है जो कि पढ़ेंगे हम लोग आने वाले समय में। तो ये वाला प्रोविजन खत्म कर दिया क्योंकि अब सिक्किम तो एसोसिएट स्टेट रहा नहीं, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसको फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया। तो आर्टिकल 2A आपको भले ही संविधान में दिखेगा, मैं वो रिपील कर दिया गया। देखो, सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द इंडियन यूनियन रिबिल्ड मतलब वो निकाल दिया गया, वहाँ पर रहेगा, मैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। नंबर 3 देखो, नंबर 3 में क्या पढ़े हो बच्चे लोग, कैसे नए स्टेट्स बन सकते हैं, कैसे एरियाज अल्ट्रेशन हो सकता है, कैसे बाउंड्रीज अल्ट्रेशन हो सकता है, कैसे नाम चेंज हो सकता है स्टेट्स का। एंड नंबर 4 देखो, लॉ मेड अंडर आर्टिकल, वही आर्टिकल 2 के अंदर जो लॉ बनेगा, यानी कि जो भी चेंजेस आए आर्टिकल 2 के अंदर, आर्टिकल 2 वो चीज़ डायरेक्टली फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में वहाँ पे अमेंडमेंट होना चाहिए, वहाँ पे चेंजेस आना चाहिए। एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल मैटर्स, यानी कि हर एक चीज़ पे बदलाव आना चाहिए क्योंकि नाम चेंज हो जाएगा, फिर उसका प्रोविजन चेंज हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ तुम्हारा फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में दिखना चाहिए, समझ गए ना। हाँ, दैट्स इट, कंप्लीटेड।